जय हिंद बच्चों। जैसे कि हम पॉलिटी की क्लासेस कर रहे थे जिसमें हम पढ़ रहे थे संविधान। संविधान किसे कहते हैं इस सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम संविधान को बहुत ही डिटेल से एक एक आर्टिकल को और एक एक भाग को बहुत ही डिटेल से कवर कर रहे हैं। हमारी प्लेलिस्ट भी बनी है हमारे चैनल पर पॉलिटी के नाम से। वहाँ से जा करके आप एक एक क्लासेस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से जा करके एक एक क्लासेस आप सीरियल वाइज देख सकते हैं। जैसा कि हमें पता ही होगा कि संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद हैं, तो नहीं पता तो हम बताए हैं, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि संविधान में 395 आर्टिकल मतलब अनुच्छेद है और 22 भाग हैं, जिसमें से बहुत सारे संशोधन करके उसमें और भी आर्टिकल जोड़े गए हैं। लेकिन मूल संविधान में जितने भाग और अनुच्छेद थे उनमें कोई भी मतलब कुल मिला जुला के जो संविधान का मूल ढांचा था उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। बस उसमें जो भी प्रावधान संशोधन करके डाले गए हैं उसमें का खा गा घा करके डाले गए हैं। ऐसे मिलाकर 400 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। लेकिन हमें पढ़ना और पढ़ाया कितना जाता है, 395 अनुच्छेद हम यही कहेंगे और 22 भाग कहेंगे। वैसे तो बहुत सारे भाग हो गए, 25 प्लस भाग हो गए, 400 प्लस कुछ अनुच्छेद हो गए हैं। उसमें का खा अगा करके जोड़े गए हैं। कैसे जोड़े गए हैं? संशोधन करके जोड़े गए हैं। तो हम संशोधन अमेंडमेंट करके जोड़े गए हैं उस सबको भी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें इतना जानना है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। उसमें से हम कितने भाग को कवर किए? भाग 4 तक हम कवर कर चुके हैं। और भाग 4 में जितने भी अनुच्छेद थे उन सबको एक एक करके सारे अनुच्छेद को हम डिटेल से कवर किए हैं। तो आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे भाग 4 का, जिसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या है? इसके पहले हम क्या पढ़े थे? डीपीएसपी। और उसके भी पहले भाग 3 में हम क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या अंतर है उसको हम देखेंगे। और इसको भी देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या अंतर है। इस सबको हम देखते चलेंगे। अगर हम अंतर समझ जाएंगे तो हम ये भी समझ जाएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है और डीपीएसपी क्या है। तो डीपीएसपी हम बहुत ही डिटेल से कवर कराए थे, लेकिन आज यहाँ पर हम देख लेंगे कि इसके पहले जो मूल अधिकार पढ़े थे भाग 3 में कि मूल अधिकार क्या है और डीपीएसपी क्या है। डीपीएसपी और मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों अलग क्या है? इन दोनों में अलग अलग क्या है? दोनों को कंपेयर करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं लिस्ट के। देखिए, संविधान को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? संविधान को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपके समझ में आया हो। तो हम कितने भाग को पढ़ चुके हैं? तो सबसे पहले हम कहेंगे एक बार रिवीजन लेना जरूरी होता है, क्योंकि हम आपको पिछले क्लास से जोड़ना चाहते हैं। अगर हम बार बार देखिए, याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता। जितनी बार हम रिपीट करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको याद हो जाएगी, उतने ज़्यादा हमको समझ में भी आएगा। इसलिए हम बार बार रिवीजन लेते हैं। तो देखिए, भाग हम कितने भाग पढ़ चुके हैं? भाग 4 तक पढ़ चुके हैं। भाग 1 में क्या था? तो भाग एक में था भारत राज्यों का संघ, मतलब भारत एवं राज्य, भारत भारत के भारत एवं उसके भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, राज्य क्षेत्र। इसके बारे में भाग 1 कितने आर्टिकल थे? तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक कितने थे? कितने अनुच्छेद थे इसमें? तो आप कहेंगे 1 से लेकर के 4 तक कितने अनुच्छेद थे? भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया था, भाग 1। अब भाग 2 देख लेते हैं। भाग 2 क्या था? नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान थे भाग 2 में। भाग 2 का क्या नाम है? नागरिकता। नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान थे वो भाग 2 में रखे गए थे। ठीक है, अगर पूछेगा कि भाग 2 में कितने से कितने अनुच्छेद का वर्णन है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 5 से लेकर के 11 तक। कितने अनुच्छेद हैं? 5 से 11। ये तो था भाग 2। अब हम क्या पढ़े इसके बाद? भाग 3। एक बार हम बस क्विकली रिवीजन ले रहे हैं, और वैसे तो बहुत बड़ा है, हम डिटेल से सब कुछ पढ़ा चुके हैं। अगर आपसे रिक्वेस्ट फिर करते हैं कि अगर जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी पढ़ना चाहता है, तो प्लेलिस्ट बनी है पॉलिटी के नाम से हमारे चैनल पर, वहां से जा करके आप एक एक करके इन सब बारे में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। पॉलिटी कुछ नहीं है, पॉलिटी बहुत ही ईजी है। जो कहते हैं बहुत टफ है, टफ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस पढ़ने का आप तरीका होना चाहिए। देखिए, भाग 3 क्या है? भाग 3 का नाम था मूल अधिकार।
क्या था? मूल अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है, इंग्लिश को कहते हैं सिटीजनशिप, सॉरी, नागरिकता को कहते हैं इंग्लिश में सिटीजनशिप, मूल अधिकार को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। आप ये मत पूछिए, भूलिएगा, क्योंकि कहीं कहीं मूल अधिकार न लिख करके फंडामेंटल राइट्स लिख देता है। तो इंग्लिश में नाम जानते रहिए और हिंदी में भी नाम जानते रहिए, ताकि आप नाम से कंफ्यूज ना हो। अगर पूछेगा भाग 3 में कितने अनुच्छेद थे, तो आप कहेंगे यहाँ तो 11, यहाँ 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक किस किस भाग में है? भाग 3 में। और किसकी बात की गई है? तो मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। अभी हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े भाग 4। इतने हम कवर कर चुके हैं, इतने टॉपिक को, इतने भाग को। भाग 4 में क्या पढ़े? डीपीएसपी। अब ये क्या होता है डीपीएसपी? तो कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आई होप आपके समझ में आया हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं डीपीएसपी, भाग 4। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे भाग 4। आज क्या पढ़ेंगे? भाग 4 का। अगर क लग गया, इसका मतलब ये मूल संविधान में नहीं था, संशोधन करके जोड़ा गया। ठीक है, मूल संविधान में नहीं था, संशोधन करके जोड़ा गया। भाग 4 में हम क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स था, यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका मतलब क्या होता है? मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। इसका एक और नाम है मौलिक कर्तव्य भी कह सकते हैं, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भी कह सकते हैं। एक मिनट हम फिर से माइक लगा लें। देखिए क्या है मौलिक कर्तव्य। हम मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य भी कह सकते हैं, ऐसे इसको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भी कह सकते हैं। तो नाम से कंफ्यूज आप मत होइएगा, इसीलिए हम आपको सारे नाम बता दे रहे हैं। तो हम कितने भाग पढ़ चुके? भाग 4 तक पढ़ चुके। आज पढ़ेंगे भाग 4 का। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, सॉरी फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मूल अधिकार, डीपीएसपी का मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कैसे इन दोनों में क्या क्या अलग है, कैसे क्या डिफरेंटेड है, उस सबको हम जानेंगे। तो उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे भाग 4, और उसको जब ये संशोधन करके बना है तो हम देखेंगे कौन सा संविधान संशोधन हुआ और क्या जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था, किस संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, इसको हम देखेंगे। और देखेंगे कि मूल संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे, तो आप कहेंगे शून्य, कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। लेकिन जब ये जोड़ा गया संशोधन करके तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, मतलब 10 मूल कर्तव्य थे। उसके बाद एक संशोधन करके जोड़ा गया, उस सबको हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे कि भाग 3 और भाग 4 में जो मूल अधिकार है और डीपीएसपी है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। एक हिसाब से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी डीपीएसपी, इसका मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको हम लिख लेते हैं ताकि आप भूले ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, किसको कहते हैं? तो डीपीएसपी को कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब होता है मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मूल अधिकार। ठीक है, तो देखिए मूल अधिकार जैसा कि हम आपको बताए भाग 3 में है। पूछेगा कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है, तो आप कहेंगे 12 से 35। हम एक एक अनुच्छेद को बहुत ही डिटेल से कवर कराए हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा डिटेल से नहीं जा रहे हैं। हम बस इसमें और इसमें फर्क देखेंगे, क्या फर्क है। तो मूल अधिकार जो है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में है। और डीपीएसपी भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। अब ये 36 से 51 तक के बीच में जितने भी आर्टिकल हैं उन सबको हम बहुत ही डिटेल से कवर कराए हैं। 36 से 51 के बीच में जितने भी आर्टिकल हैं, सॉरी 36 से लेकर 51 तक के बीच में जितने भी आर्टिकल हैं
बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम सब आर्टिकल को एक एक करके बहुत ही डिटेल से कवर कराए हैं और ये भी बताएं इसमें जो भी अमेंडमेंट हुआ है इसके बीच में जो जोड़ा गया है संशोधन करके उस आर्टिकल को भी बताए हैं। तो मूल अधिकार भाग 3 में है, कितने अनुच्छेद में है? 12 से 35। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है? तो आप कहेंगे 36 से 51 के बीच में है। और पूछेगा कि मूल अधिकार का स्रोत मतलब मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप कहेंगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका से लिया गया है। अगर पूछेगा कि डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो फर्क क्या है? फर्क यहाँ तक तो आप समझ ही गए कि भाग इसके भाग से अलग है। उसके बाद आप देखें स्रोत भी अलग है। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया है और डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा डिफरेंट क्या है? मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है, मतलब इसे मूल अधिकार को अगर कोई भी आपके मूल अधिकार का हनन करता है तो आप सीधा न्यायालय में न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय में वाद प्रवर्तनीय है, मतलब न्यायालय में आप इसको प्रवर्तनीय कर सकते हैं। नैसर्गिक है, मूल अधिकार क्या है? नैसर्गिक है। नैसर्गिक का मतलब होता है कि आपके जन्म लेते ही आपको ये मूल अधिकार मिल जाते हैं। कुछ मूल अधिकार हालांकि जब आपकी उम्र होती है, जैसे वोट देने का अधिकार तो 21-18 साल की उम्र पे आपको मिलता है, लेकिन कुछ मूल अधिकार आपके जन्म लेते ही मिल जाते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि मूल अधिकार नैसर्गिक है, लेकिन डीपीएसपी नैसर्गिक नहीं है, ये आपके जन्म लेते नहीं मिलता, इसको हम आगे देखेंगे। तो मूल अधिकार वाद योग्य है, मतलब न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं अगर कोई भी आपके मूल अधिकार का हनन करता है। परिवर्तनीय है, न्यायालय में परिवर्तनीय है कौन? मूल अधिकार। और नैसर्गिक है, तो अगर पूछेगा कि मूल अधिकार नैसर्गिक है कि नहीं तो आप कहेंगे नैसर्गिक है, क्योंकि ये जन्म लेते ही मिल जाता है। आगे देखेंगे डीपीएसपी क्या है, उसका जस्ट विपरीत है। कैसे है? तो देखिए ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी आप ये समझिए कि ये एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबको इक्वल करने के लिए, बराबर करने के लिए सरकार को कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसी को डीपीएसपी कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसको हम बहुत ही डिटेल से बताए हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा डिटेल से चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना बता दें जैसे कि मूल अधिकार आप जान गए नैसर्गिक होता है, जन्म से ही हमको मिल जाता है। अगर कोई भी आपके मूल अधिकार का हनन करता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। आपके मूल अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट भी होता है, दोनों होता है। आप इसे मत भूलिएगा, क्योंकि बार बार परीक्षा में आपको कंफ्यूज कर देता है कि मूल अधिकार का रक्षक मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है कि हाई कोर्ट भी होता है। तो अधिकतर बच्चे सुप्रीम कोर्ट लगाते हैं, लेकिन आप ये समझिए, जानिए कि मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट भी होता है और हाई कोर्ट भी होता है। जैसे अगर किसी भी क्षेत्र से सुप्रीम कोर्ट दूर है तो नजदीकी अपने हाई कोर्ट में भी जा सकता है, ऐसा कहा गया है। तो भाग 3 में हम आपको बताएं कि भाग 3 जो है वो नैसर्गिक होता है, मतलब मूल अधिकार नैसर्गिक होता है, लेकिन जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो नैसर्गिक नहीं होते, वो आपको जन्मजात नहीं मिलते। डीपीएसपी के बारे में हम बताएं कि डीपीएसपी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबको समान करने के लिए उसको कुछ सरकार को कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, सरकार के कुछ कर्तव्य होते हैं, उसी को हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखे हैं। लेकिन लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, अगर राज्य उसको फॉलो नहीं करता, आपको जो राज्य के कर्तव्य हैं, जो सरकार के कर्तव्य हैं, वो अगर पूरा नहीं करता तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, तो आप ये समझिए कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, मतलब न्यायालय आप नहीं जा सकते, किसी भी प्रकार से आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते अगर सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। तो यह परिवर्तनीय नहीं है और ये नैसर्गिक भी नहीं है। नैसर्गिक का मतलब ये जन्मजात आपको नहीं मिला है। आई होप आपके समझ में आया हो। अब चौथा देखते हैं, सरकार के जो जो मूल अधिकार है वो सरकार की शक्तियों को कम करते हैं। कम कैसे करते हैं? जिससे सरकार मनमानी नहीं कर सकता। अगर मनमानी करेगा, आपके अधिकारों का हनन करेगा, जो आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, तो इससे सरकार को झुकना पड़ेगा। तो सरकार की शक्तियों को कम कौन करता है? तो आप कहेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार सरकार की शक्तियों को घटा देती है। लेकिन वही उल्टा है कि डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार की पावर को बढ़ा देते हैं, मतलब
सरकार चाहे तो करेगी, सरकार चाहेगी तो नहीं करेगी। सरकार का मतलब यहाँ पर राज्य है। राज्य हम आपको बताए हैं कि राज्य मान लीजिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी को नहीं कहा जा सकता। जो अपने निर्णय खुद ले सके, जो अपना नियम कानून खुद बना सके, उसी को हम राज्य कह सकते हैं। जैसे हम आपको बताए थे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एसबीआई, ऐसे बहुत सारी संस्था है, जैसे यूपी पुलिस, जैसे रेलवे बोर्ड, ये सब जो है अपने आप में स्टेट है। यहाँ पर स्टेट का मतलब यही हुआ, हम आपको बताए थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सरकार की शक्तियों को बढ़ा देती है। राज्य चाहेगी तो आपको उसके जो कर्तव्य है उसको पूरा करेगी, और अगर उसका मन कहा तो पूरा नहीं करेगी। आप किसी भी प्रकार से न्यायालय में जा नहीं सकते, न्यायालय को चुनौती नहीं दे सकते, और ये नैसर्गिक भी नहीं है। और यहाँ पर सरकार का पावर बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि मूल अधिकार कानूनी है। ठीक है, कानूनी है मतलब कि कानूनी का मतलब समझ जाइए कि आप न्यायालय जा सकते हैं तो मतलब कानूनी है। लेकिन डीपीएसपी राजनीतिक है। राजनीतिक मतलब राज्य के अधीन है। ठीक है, राज्य के अधीन है, राज्य को ये पावर दिया गया है, सौंपा गया है, वो राज्य ही उसका मालिक होता है। राज्य ही वो अपने सारे प्रावधानों को करता है। अगर मन किया तो करेगा, मन किया तो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप 5वां जानेंगे कि मूल अधिकार कानूनी है और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो राजनीतिक है। आगे देखेंगे कि मूल अधिकार व्यक्ति की भलाई के लिए होता है, लेकिन जो डीपीएसपी है समाज की भलाई के लिए होता है। कैसे? व्यक्ति की भलाई के लिए का मतलब हुआ कि जब आप जन्म जाते ही सारे अधिकार पा जाते हैं, तो एक एक व्यक्ति को एक एक अधिकार, सारे अधिकार दिए गए हैं। पर्सनली एक एक व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं, ना कि पूरे समाज को एक अधिकार दिए गए हैं। तो मूल अधिकार जो होते हैं पर्सनली व्यक्ति की भलाई के लिए होते हैं, जिससे उन्हें जीवन जीने की स्वतंत्रता है, उन्हें घूमने की स्वतंत्रता है, बहुत प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, बहुत प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, समानता का अधिकार दिया गया, पढ़ने का अधिकार दिया, बहुत सारे अधिकार को दिया गया है, तो व्यक्ति की भलाई के लिए दिया गया है। तो आप पूछेंगे मूल अधिकार किसके लिए है, तो आप कहेंगे व्यक्ति की भलाई के लिए है। अगर पूछेगा डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है, तो आप कहेंगे समाज की भलाई के लिए है। समाज की भलाई के लिए कैसे? जैसे अगर किसी के पास पैसा नहीं है, बूढ़ा है, बहुत गरीब है, तो उसको पेंशन दिया जाता है। अगर किसी को स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं है, तो इसमें यह भी कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो ऐसे समाज की भलाई के लिए इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जो राज्य के अधीन सौंपा गया है। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन सौंपा गया है। आप ये समझिए। अब लास्ट ये कहता है कि मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी निलंबित नहीं किए जा सकते। लेकिन डीपीएसपी निलंबित होने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जब हम उसे न्यायालय में वाद नहीं कर सकते, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, तो निलंबित हो ही नहीं सकता। क्योंकि पर्सनली एक व्यक्ति को नहीं मिला है जो निलंबित किए जाए, पूरे समाज को मिला है। कौन? डीपीएसपी। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि मूल अधिकार क्या है, डीपीएसपी क्या है, राज्य के निदेशक तत्व क्या है और मूल अधिकार क्या है। ये तो था इसमें फर्क। एक बार फिर देख लेते हैं कि मूल अधिकार भाग 3 में है और डीपीएसपी भाग 4 में है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में है, डीपीएसपी 36 से 51 के बीच में है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे यूएसए अमेरिका से। अगर पूछेगा डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आप कहेंगे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और अगर पूछेगा कि मूल अधिकार को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, तो आप कहेंगे यस हम दे सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। मूल अधिकार नैसर्गिक है कि सर्गिक है, तो आप कहेंगे नैसर्गिक है, जन्मजात मिल जाता है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है नैसर्गिक नहीं है। अगर पूछेगा कि किसमें सरकार की पावर को बढ़ा दिया जाता है और किसमें सरकार की पावर को घटा, तो आप कहेंगे मूल अधिकार में सरकार की पावर को घटा दिया जाता है, डीपीएसपी में सरकार की पावर को बढ़ा दिया जाता है। पूछेगा मूल अधिकार कानूनी है कि राजनीतिक, आप कहेंगे मूल अधिकार कानूनी है, डीपीएसपी राजनीतिक है। और पूछेगा मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है कि नहीं, तो निलंबित किया जा सकता है। हमेशा के लिए खत्म कुछ मूल अधिकारों को संसद कर सकती है, निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, कुछ समय के लिए रोक लगा सकता है। कौन? राष्ट्रपति। ये तो था मूल अधिकार और डीपीएसपी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे भाग 4 का जिसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। ये कहाँ से लिया गया है? स्रोत। सबसे पहले हम स्रोत जान लेते हैं। स्रोत है रूस के संविधान से लिया गया है।
रूस के संविधान से लिया गया है। इसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको ऊपर ऊपर लिखते हैं ताकि आपको विजुअल हो। आज हम पढ़ेंगे भाग 4 का। अगर का लिखा गया है इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई अमेंडमेंट हुआ है, कोई ना कोई संशोधन हुआ है, तब जाके इस भाग को जोड़ा गया है। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस भाग को जोड़ने की जोड़ा क्यों गया है, कि क्या जरूरत थी, इसके क्या महत्व है। इस सबको हम आज की क्लास में डिटेल से चर्चा करेंगे। और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट है मूल कर्तव्य, क्योंकि हर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो चलिए देखते हैं भाग 4 का भाग 4 का जिसका नाम है मूल कर्तव्य। जिसका नाम है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। देखिए यहाँ पर मूल कर्तव्य लिख दिए हम। अब पूछेगा कि कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में मूल कर्तव्य है, तो एक ही अनुच्छेद है 51 का। 51 का। तो जो भाग 4 था, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं भाग 4 जो था डीपीएसपी से संबंधित था। डीपीएसपी से संबंधित था। इसमें 36 से 51 तक के अनुच्छेद को बताया गया था। ठीक है, अनुच्छेद के बारे में चर्चा हुई थी। और उसी में जब भाग 4 का जोड़ा गया तो 51 का जोड़ दिया गया। 51 का, ठीक है, 51 का, जिसमें हम मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम बताएं मूल कर्तव्य की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे कि हम आपको बताएं कि जो मूल अधिकार है उसको आप न्यायालय में प्रवर्तनीय कर सकते हैं, न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन जो डीपीएसपी था उसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे। सेम इसीलिए मूल कर्तव्य जो है मूल कर्तव्य हर व्यक्ति के कर्तव्य है और डीपीएसपी समाज का कर्तव्य है। ठीक है, सरकार का कर्तव्य है। तो इसमें हर व्यक्ति का कर्तव्य तो है, लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को नहीं करता तो उसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, कोर्ट नहीं जा सकते, इसीलिए मूल अधिकार से अलग है और डीपीएसपी से रिलेटिव है। इसीलिए इसको डीपीएसपी में संशोधन करके डाला गया है। ठीक है, जिसमें 51 का और भाग 4 का को इसीलिए जोड़ा गया है ताकि आप इसको समझ सके, क्योंकि ये भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ये भी नैसर्गिक नहीं है। ये क्या मतलब, मूल कर्तव्य भी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है डीपीएसपी की तरह। मूल कर्तव्य को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते डीपीएसपी की तरह। और मूल कर्तव्य जो है व्यक्ति के लिए है और कर्तव्य है अपने अपने। जैसे डीपीएसपी सरकार के कर्तव्य थे, वैसे मूल कर्तव्य हर व्यक्ति की कर्तव्य है। पूछेगा कि डीपीएसपी जो है इसमें किसका कर्तव्य बताया गया, तो आप कहेंगे समाज या सरकार का। ठीक है, सरकार का। और इसको मूल कर्तव्य में किसको बताया गया, तो आप कहेंगे हर व्यक्ति का। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने देश की रक्षा करे, अपने जो उनके पुरानी धरोहर है उनकी रक्षा करे, आदर्शवाद की रक्षा करे, मतलब उनका अपनी संस्कृति को बचाए रखे, पुरानी धरोहर को बचाए रखे, सब अपने राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे। यही सब है मूल कर्तव्य। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो आप उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, आप उसके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये न्यायालयवाद नहीं है, किसकी तरह, डीपीएसपी की तरह। तो हम इसको सबसे पहले जानेंगे 51 का में कि पूछेगा कि मूल संविधान में मूल संविधान में मूल कर्तव्य था, तो आप कहेंगे नहीं था। अगर पूछेगा मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आप कहेंगे 0। उसके बाद 0 थे। ठीक है, और जब ये संशोधन हुआ, अब पूछेगा कौन से संविधान संशोधन के अनुसार मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ये सन आपको याद रखना है। और 42वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ, 1976 ईस्वी में। और कौन सी सीमित की सिफारिश पे हुआ, तो आप कहेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समित। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समित की सिफारिश पर
क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। ठीक है, 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो कितने मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो आप कहेंगे वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि ये तो मूल संविधान में था नहीं, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इस मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। एक अमेंडमेंट हुआ और 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। लेकिन हम कहें वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो आप कहेंगे 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, 11 मूल कर्तव्य है। तो जो 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में है तो फिर इसमें अमेंडमेंट हुआ होगा। क्यों हुआ? देखिए, उसके बाद अब जो 11 मूल कर्तव्य हैं तो एक अमेंडमेंट हुआ 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। ठीक है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य का एक कर्तव्य होगा कि हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होगा। हर व्यक्ति का मतलब अगर जो बच्चा है उसके माता पिता का, या अगर माता पिता उसके नहीं है तो उसके अभिभावक का एक कर्तव्य होगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दे। कौन सी शिक्षा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अगर कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को, जो कि उसका मूल कर्तव्य है, 2002 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के अनुसार, और 11 मूल कर्तव्य को कहा गया, उसमें कहा गया कि क्या जोड़ा गया, क्या प्रावधान किए गए कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दे, उपलब्ध करवाए। किसको कहा गया? हर बच्चे के अभिभावक को या उसके पेरेंट को, माता पिता को। अगर कोई भी माता पिता या अभिभावक ऐसा नहीं करता तो क्या आप उसे न्यायालय में ले जा सकते हैं, न्यायालय में उसकी शिकायत कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात और कहाँ की गई है? तो मूल अधिकार में भी की गई है 21 के काम में। 21 के काम में मूल अधिकार में भी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। क्यों इसको मूल अधिकार में रखा गया? क्योंकि ये हर बच्चे का उसका मौलिक अधिकार है कि उसको 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, और देखिए एक में और डीपीएसपी में भी कहा गया है। देखिए डीपीएसपी में कहा, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 45 में कहा गया है। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो आप अब ये सोचेंगे 3 जगह क्यों है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे देश में कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य तय करती है शिक्षा। इसलिए शिक्षा पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। तो आप पूछेंगे कि शिक्षा मूल अधिकार की श्रेणी में है कि नहीं? पहले नहीं था। इसमें क्या हुआ? संशोधन हुआ। ठीक है, इसमें संशोधन हुआ, 21 के काम में मूल अधिकार को जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि हर बच्चे का ये मूल कर्तव्य हो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। उसके बाद डीपीएसपी में भी कहा गया अनुच्छेद 45 में कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को उनके टीकाकरण जैसे स्वास्थ्य निःशुल्क हो, स्वास्थ्य की देखरेख निःशुल्क हो। उसके बाद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये राज्य के कर्तव्य बताए गए। मूल अधिकार में हर व्यक्ति का अधिकार बताया गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य में ये बताया गया कि हर अभिभावक या उसके पेरेंट माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए, वो मतलब वो स्कूल भेजे। तो आप ये देख लेंगे कहाँ कहाँ पर दिया गया है मूल कर्तव्य, शिक्षा का अधिकार। ये तो था एक एग्जाम्पल। तो जैसा कि हम आते हैं, देखते हैं कि मूल कर्तव्य क्या है, कितने हैं हमारे? तो आप कहेंगे वर्तमान में 11 है, लेकिन जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया तो 10 ही मूल कर्तव्य थे। अगर पूछेगा कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य थे कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं थे। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह
सरदार स्वर्ण सिंह सीमित के सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इसको ये जो अमेंडमेंट हुआ बहुत ही जरूरी है, इसको याद रखेंगे। और पूछेगा जो 11 वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, तो एक मूल कर्तव्य और कब जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 66वां संविधान संशोधन 2002 में ये जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और यही 66वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और 21 के का में मूल अधिकार को जोड़ा गया। तो ये सब सिमिलर है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आप सबसे बहुत ही रिलेटिव है, आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये सब थे कुछ बेसिक से इसके अंतर्गत सवाल। तो हम एक बार फिर देख लेते हैं भाग 4। भाग 4 में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। इसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो आप कहेंगे इसमें बस एक ही अनुच्छेद है 51 का। 51 का मतलब हुआ कि कोई ना कोई इसमें संशोधन हुआ। तो पूछेगा मूल अधिकार मूल कर्तव्य मूल संविधान में थे कि आप कहेंगे नहीं थे, जीरो थे। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कौन सी सीमित थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह सीमित थी, उसी की सिफारिश पर जोड़ा गया। और ये पूछेगा कि जब जोड़ा गया तो कितने मूल कर्तव्य थे, आप कहेंगे 10। तो पूछेगा वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो आप कहेंगे 11। तो 11 कब जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 66वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। हर पेरेंट मतलब हर माता पिता, और या अगर माता पिता नहीं है तो उनके अभिभावक का कर्तव्य होगा। अब आप ये कह रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि जो मूल कर्तव्य है ये न्यायालय में आप इसको परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं। तो अब डीपीएसपी और मूल कर्तव्य में आप फर्क जान जाइए। डीपीएसपी सरकार का कर्तव्य होता है, राज्य का कर्तव्य होता है कि समाज में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इक्वल बनाए। वो तो समाज का, सरकार का कर्तव्य होता है। लेकिन जो मूल कर्तव्य है हर व्यक्ति का कर्तव्य है। हर व्यक्ति का कर्तव्य कैसे है, क्योंकि हर व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं उनका एक कर्तव्य बनता है कि अपने देश की सुरक्षा करे और अपने जो राष्ट्रीय प्रतीक है उनका सम्मान करे, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे, जो धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर है उनका सम्मान करे, जो हमारे देश के लिए बलिदान, महापुरुष बलिदान हो गए हैं उनका सम्मान करे, अपनी संस्कृति को बचा के रखे। ऐसे ऐसे हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर लेकिन कोई भी व्यक्ति मूल कर्तव्य नहीं करता है, मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसको आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते। ये तो थे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है। इसमें बहुत से बेसिक सा अब पूछेगा मूल, हाँ एक भूल गए, मूल कर्तव्य पूछेगा कहाँ से लिए गए, तो आप कहेंगे इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत क्या है, रूस है, रूस है, ठीक है। तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं मूल कर्तव्य, तो आप कहेंगे रूस। जैसा कि हम आपको बता है कि मूल अधिकार यूएसए मतलब अमेरिका से लिए गए हैं, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए हैं, और पूछेगा मूल कर्तव्य तो आप कहेंगे रूस से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये तो थे मूल कर्तव्य के बारे में। एक बार फिर रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले जाते जाते हम देख लेंगे कि मूल कर्तव्य कितने हैं। तो मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं, लेकिन जब मूल कर्तव्य जोड़ा गया था तो कितने थे, तो मूल कर्तव्य 10 थे। और अगर पूछेगा कि मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो आप कहेंगे 0, एक भी नहीं, यही कंफ्यूज करता है। और पूछेगा कि कब जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और कितने मूल कर्तव्य को, तो 10 मूल कर्तव्य को। तो जो वर्तमान में 11 है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो आप कहेंगे कि 86वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हर अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वो दिलाए, उपलब्ध कराए, ठीक है, अभिभावक या पेरेंट का कर्तव्य होगा। और पूछेगा कि मूल कर्तव्य में कितने अनुच्छेद है, तो आप कहेंगे एक है, 51 का और किस भाग में है, तो भाग 4 का में है, क्या है, मूल कर्तव्य है। और पूछेगा कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो आप कहेंगे मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। ये तो था मूल कर्तव्य। आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम भाग 5। भाग 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप आर्टिकल 32 को कहते हैं संविधान की हृदय एवं आत्मा, लेकिन हाँ अगर भाग 4 को हम, मेरा जो अनुभव है, पढ़ने का अनुभव है, हम बता रहे हैं कि भाग 5 को ही पूरे संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि अगर आप भाग 5 नहीं पढ़े तो आप पूरा
पॉलिटी पढ़ना बेकार है, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी भाग 4 में राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में, राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, सबके बारे में बताया गया है। बहुत ही उपराष्ट्रपति के बारे में, सबके बारे में बताया गया है। सीएम जितने भी हैं, विधायक, सांसद, सबके बारे में इसी भाग 5 में बताया गया है। इसमें कितने आर्टिकल हैं, तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 52 से 151। कितने आर्टिकल हैं इसमें? भाग 5 में 52 से 151, टोटल 100 आर्टिकल हैं। कितने? 100 आर्टिकल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग 5 का नाम है संघ, जिसको कहते हैं सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल कहते हैं। भाग 5 संघ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 100 आर्टिकल हैं। सारे आर्टिकल को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें कितने आर्टिकल हैं? 52 से लेकर 151। बहुत ही जरूरी है, इसको याद रखना, क्योंकि यहीं से अब पॉलिटी थोड़ा टफ हो जाएगी और यहीं से आपको समझने की, कुछ एक्स्ट्रा समझने की जरूरत है। इसमें सबसे पहले जो पूरे देश का सबसे बड़ा पद, संवैधानिक पद होता है, वो होता है राष्ट्रपति का पद। किसका पद? राष्ट्रपति का पद। तो राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है और सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा पद होता है, संवैधानिक पद होता है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति की कहाँ से कहाँ तक वो है, आर्टिकल है, तो आप कहेंगे 52 से 61 तक। इतने आर्टिकल के बीच में हम राष्ट्रपति के ही बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का पद क्या है, उसके कार्य क्या है, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसके पावर क्या है, इस सब के बारे में हम 52 से लेकर 61 के बीच में पढ़ेंगे। बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। आज यहीं पर खत्म करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा। कल हम पढ़ेंगे भाग 5, जिसका नाम है संघ, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल। कितने अनुच्छेद है? 52 से 151, टोटल 100 आर्टिकल है। और सबसे पहले हम राष्ट्रपति के ही बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम राष्ट्रपति के बारे में याद रखने के लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे, लेकिन कल बताएंगे। तो कल पढ़ेंगे भाग 5। आज के लिए इतना ही। आज हम जाने किसके बारे में? मूल कर्तव्य के बारे में। हाँ, आप 1-2 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव।